इस वीडियो में हम सीखेंगे यूपी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फॉर्म कैसे भरते हैं। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे कि बीए, बीएससी, बीएड और भी काफी कोर्सेज हैं, तो अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में आएंगे। तो अगर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फॉर्म भरना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल किसी भी डिवाइस से भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेश और रिन्यूअल दोनों फॉर्म भरना सिखाने वाला हूँ। अगर आपको प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक क्लास का फॉर्म भरना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट को विजिट करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जो स्टूडेंट ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल इनमें से किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी एनुअल फैमिली इनकम 2 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख से ज्यादा है तो वो यूपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो स्टूडेंट एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए अगर आपका फ्रेश फॉर्म है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको अपना कंप्लीट फॉर्म भरना है। और अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली लॉगिन कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इस वीडियो को देखकर आप अपना फ्रेश और रिन्यूअल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। मैंने काफी आसान भाषा में समझाया है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर पहली बार भी फॉर्म भर रहे हैं तो आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही कि हम इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फॉर्म भरने वाले हैं। अगर आपको किसी अदर क्लास का फॉर्म भरना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्रेश फॉर्म भरकर दिखाऊंगा, लेकिन इसे देखकर आप अपना रिन्यूअल फॉर्म भी भर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि आपको फ्रेश फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और आपको रिन्यूअल फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद का प्रोसेस फ्रेश और रिन्यूअल फॉर्म का एक जैसा ही है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में जब आप कोई कोर्स करते हैं और उस कोर्स की फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जितने भी ईयर का है कोर्स, उसमें आप पहली बार फॉर्म भरते हैं तो आपको फ्रेश फॉर्म भरना पड़ता है। इसके बाद आपको रिन्यूअल फॉर्म भरना पड़ता है। तो बिना देरी करे चलिए मैं फ्रेश फॉर्म भर लेता हूं। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिल जाएंगे। तो इन तीनों सेक्शन को कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया है। अगर आप एसटी, एससी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिडिल वाले सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लास्ट वाले सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ पर आपको तीनों सेक्शन में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म भरने वाला हूं और वो माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। तो मुझे यहाँ से माइनॉरिटी वाले सेक्शन में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जिला सिलेक्ट करना है, जिस भी जिले में कॉलेज है। इसके बाद कॉलेज का नेम सिलेक्ट करना है। इसके बाद जाति सिलेक्ट करनी है और धर्म सिलेक्ट करना है। और इसके बाद छात्र का नेम एंटर करना है, पिता का नेम एंटर करना है, माता का नेम एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि एंटर करनी है। अपनी आपको सभी डिटेल हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालनी है, जैसे कि अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ओनली फीमेल के लिए है। अगर आप यहाँ पर फीमेल सिलेक्ट करेंगे तो आपको 10th ऑप्शन में डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप फीमेल हैं या आप किसी फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं और वो मैरिड हैं और उनके नेम में कोई बदलाव हो चुका है तो जो नेम उनके आधार कार्ड में है वो नेम यहाँ पर आपको डालना है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑप्शन ओनली फीमेल के लिए है और जो मैरिड है। इसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष सिलेक्ट करना है। हाई स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट करना है। हाई स्कूल बोर्ड का रोल नंबर एंटर करना है। इसके बाद हाई स्कूल विद्यालय का नेम एंटर करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है और इसके बाद दूरभाष नंबर पूछा गया है। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। इसके बाद ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है ऊपर बताया भी गया है। तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। ये केवल मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इसी तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है। इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड आपको 2 बार डालना है, एक बार यहाँ और एक बार आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है।
तो सभी डिटेल एंटर करने के बाद लास्ट में आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा। इस कैप्चा कोड को आपको एंटर करना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है तो आपके पास लास्ट ईयर का यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसी से कंटिन्यू करना है। अगर आपको लास्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं। सबसे नीचे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसका इंस्टेंट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे सिंपली अपने सिस्टम में पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो मैंने अपने सिस्टम में इस रिसिप्ट को पीडीएफ में सेव कर ली है। फ्यूचर में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी जब मैं रिन्यूअल फॉर्म फिल करूंगा। तो चलिए हम बिना देरी करे अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेते हैं। तो हमें वेबसाइट के होम पेज पर जाना है। तो यहाँ पर होम का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। तो अब हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। तो जैसे कि हमने फ्रेश फॉर्म भरा है तो हमारे लिए फ्रेश लॉगिन का ऑप्शन है और यहाँ पर हमें पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन सिलेक्ट करना है। और अगर आपका रिन्यूअल है तो आपको रिन्यूअल लॉगिन सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। फ्रेश और रिन्यूअल लॉगिन करने का तरीका एक जैसा ही है। तो आपका फॉर्म जो भी है फ्रेश या रिन्यूअल अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपको। अब इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है और इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और इसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालना है। इसके बाद एक कैप्चा कोड होगा, इसे नीचे एंटर करना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब इसके बाद हमने पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो बताए गए हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट का फोटोग्राफ यानी कि स्टूडेंट का एक फोटोग्राफ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है। जो स्टूडेंट जनरल या माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना है और जो स्टूडेंट अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और इनकम सर्टिफिकेट सभी को लगाना है। और आपको आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर बताया नहीं गया है क्योंकि आपको आधार वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको टोटल 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं। आपको स्टेप 2 में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बाकी के जो स्टेप हैं वो इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम स्टेप 2 पर हैं। तो अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म होगा तो यहाँ पर सभी डिटेल ऑलरेडी फिल होंगी। आपको कुछ डिटेल को ही चेंज करना पड़ेगा अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है। अगर आपसे प्रेजेंट क्लास की डिटेल मांगी जाती है या लास्ट ईयर की डिटेल मांगी जाती है जो आपने अभी पास की है तो आपको ओनली यही डिटेल चेंज करनी है। तो रिन्यूअल फॉर्म भरना काफी इजी होता है। हमारा फ्रेश फॉर्म है तो इसलिए हमें सभी डिटेल फिल करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम का प्रकार यानी कि मोड ऑफ स्टडी सिलेक्ट करना है। आपका स्टडी मोड जो भी है रेगुलर या प्राइवेट वो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम सिलेक्ट करना है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसका नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच सिलेक्ट करना है। तो इसमें भी हम बैचलर ऑफ कॉमर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद पाठ्यक्रम का वर्ष, तो अभी आप किस ईयर में हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है। अगर हुआ है तो यस सिलेक्ट करना है, अगर नहीं हुआ तो आपको यहाँ से नो सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ से आवासीय और दिवा छात्र सिलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ से आपको आवासीय छात्र सिलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते तो आपको यहाँ से दिवा छात्र सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि वो यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि एंटर करनी है। मतलब प्रेजेंट में आप जिस ईयर में हो उसमें आपकी प्रवेश तिथि क्या है वो एंटर करनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही हो तो दोनों में आपको सेम डेट ही एंटर करनी है। अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर में हैं तो आपको यहाँ पर अपनी प्रेजेंट ईयर की यहाँ पर डेट डाल देनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है। ये आपको अपने कॉलेज से पूछना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है। इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ से नेम जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है। तो अगर आपका एडमिशन मेरिट के आधार पर हुआ है या कक्षा 12 के अंकों के आधार
पर हुआ है तो आपको यहाँ से यस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता सिलेक्ट करनी है। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसमें एडमिशन के लिए, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ परीक्षाएं मिल जाएंगी, तो इनके बेसिस पर अगर आपका एडमिशन हुआ है तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर काउंसलिंग नंबर भी डालने पड़ेंगे, प्रवेश परीक्षा वर्ष भी डालना पड़ेगा और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक यहाँ पर डालनी पड़ेगी और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक डालने पड़ेंगे। अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे, आपका एडमिशन इनमें से किसी भी परीक्षा के आधार पर नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल देनी है। तो सबसे पहले हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष सिलेक्ट करना है। इसके बाद हाई स्कूल का पूर्णांक यहाँ पर एंटर करना है, प्राप्तांक एंटर करना है और प्रतिशत यहाँ पर आपको एंटर करना है और इसके बाद हाई स्कूल बोर्ड का नेम एंटर करना है। अब इसके बाद अगर आपके पास इंटरमीडिएट की भी क्वालिफिकेशन है तो आपको उसकी भी इसी तरीके से आपको डिटेल दे देनी है। आप यहाँ पर जितनी चाहे अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको ओनली 2 ही मिलेंगी। आप यहाँ पर अपनी और भी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और रो ऐड हो जाएगी। आप चाहें तो इनमें से कोई भी रो को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो आप अपनी ग्रेजुएशन की भी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। सभी डिटेल एंटर करने के बाद आपको नीचे एक कैप्चा कोड मिलेगा, इसे आपको सामने एंटर करना है। जैसा ये लिखा है वैसा ही आपको एंटर करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आपको अपना कंप्लीट स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस डालना है और इसके बाद आपको अपना पत्र व्यवहार का पता डालना है। जहां पर अभी आप रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। अगर आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता सेम है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जो भी आप स्थायी पता में एड्रेस डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। आपको अपने पिन कोड के साथ अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। नेक्स्ट अब आपको राशन कार्ड संख्या या परिवार आईडी डालनी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको राशन कार्ड संख्या डाल देनी है, अगर नहीं है तो परिवार आईडी डाल सकते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन में दिव्यांगता का प्रकार सिलेक्ट करना है। अगर आप डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता का प्रकार सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं डालनी है। अगर स्टूडेंट में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर कोई भी डिसेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं तो डिसेबिलिटी कितने % है वो डालनी है और जितनी पेंशन मिलती है वो डालनी है और उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या डालनी है और दिव्यांग आवेदन संख्या डालनी है। ये सब डिटेल स्टूडेंट के दिव्यांग सर्टिफिकेट पर मिल जाएगी। इसके बाद आपको कैप्चा कोड को एंटर करना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद अपडेट पर क्लिक करना है। तो सभी डिटेल एंटर करने के बाद जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो अब आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी है। स्टूडेंट को अपनी उसी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है जो आधार कार्ड से लिंक है और आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए वरना आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। एक बार आप चेक कर लेना जिस बैंक अकाउंट की आप डिटेल दे रहे हैं उससे आधार कार्ड लिंक है या नहीं है और वो एक्टिव है या नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को अपना बैंक नेम सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इसके बाद जिस जिले में है बैंक अकाउंट उस जिले को सिलेक्ट करना है। बैंक ब्रांच सिलेक्ट करनी है और उसके बाद स्टूडेंट को अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। फिर से अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। दोनों बार सेम बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट का जो भी नेम है बैंक अकाउंट में वो नेम एंटर करना है और लास्ट में आपको एक कैप्चा कोड मिल जाएगा। जैसे ये कैप्चा कोड लिखा है सामने आपको वैसा ही एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद स्टूडेंट को अपनी फी डिटेल देनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको अपने कॉलेज से पूछना पड़ेगा। इसके बाद ये कैप्चा कोड सामने एंटर करना है और राइट क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट को अपनी गत वर्ष की डिटेल देनी है। तो प्रेजेंट ईयर या क्लास से पहले जो आपने ईयर या क्लास पास की है उसकी आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर गत वर्ष का परीक्षा फल सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला है पास और दूसरा है प्रमोटेड विद मार्क्स और तीसरा ऑप्शन है रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर। तो अगर आपको प्रमोट किया गया है विद मार्क्स तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर आपको प्रमोट नहीं किया गया है आपने एग्जाम दिए हैं सभी तो आपको पास सिलेक्ट करना है। और अभी तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ से आपको रिजल्ट नॉट डिक्लेयर सिलेक्ट करना है। बाद में आप करेक्शन कर सकते हैं लेकिन बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म तभी भरना जब आपका रिजल्ट आ जाए, करेक्शन डेट आती है तब आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइम है। अगर आपके पास टाइम ना हो और आपका रिजल्ट ना आया हो तो तब आप
यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली सिलेक्ट करनी है तो दो तरीके की प्रणाली होती है, वार्षिक और सेमेस्टर। तो जो भी है आपकी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गत वर्ष की अंक प्रणाली सिलेक्ट करनी है तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो भी आपकी अंक प्रणाली है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक पूछे गए हैं तो ये ऑप्शन बिलॉक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं डाल सकता। अगर आपके में ये अनलॉक है तो आपको डाल देने हैं। इसके बाद गत वर्ष का प्राप्तांक डालना है, पिछली कक्षा में आपके कितने मार्क्स आए थे वो डालने हैं और पूर्णांक डालने हैं कितने में से आए थे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 600 में से 500 मार्क्स आए थे तो आपको पूर्णांक में 600 मार्क्स डालने हैं और प्राप्तांक में 500। इसके बाद यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगी। तो नेक्स्ट आपको अपने कॉलेज का नेम डालना है। अगर आपका लास्ट ईयर का कॉलेज अलग था और प्रेजेंट कॉलेज अलग है तो यहाँ पर आपको अपना लास्ट कॉलेज का नेम डालना है जहाँ से आपने लास्ट क्लास या ईयर पास की है। इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड होगा, सामने उसे एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ओनली अल्पसंख्यक के लिए है। तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ओनली आपको उन क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले पूछा गया है क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है। अगर स्टूडेंट ने आवेदन करा है नेशनल स्कॉलरशिप में भी तो यस सिलेक्ट करना है और इसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और किस रूप में किया है पंजीकरण, नवीन या नवीनीकृत, फ्रेश या रिन्यूअल, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपसे और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं। अगर आप आंसर देने के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। लास्ट में आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा, उसे सामने एंटर करना है, राइट क्लिक करना है और अपडेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो नेक्स्ट अब हमें अपना फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको होम पेज पर जाना है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम स्टेप 2 कंप्लीट कर चुके हैं, हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। तो अब हम स्टेप 3 पर आ चुके हैं। तो अब हमें अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर फोटो अपलोड करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फोटो का फॉर्मेट JPEG और JPG में होना चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है। अपने सिस्टम में से मैंने फोटो को चूज कर लिया है। अब इसके बाद अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। तो फाइनली फोटो अपलोड हो चुका है, ओके पर क्लिक करना है। आप चाहें तो व्यू फोटो पर क्लिक कर अपना फोटो देख भी सकते हैं। अब इसके बाद आपको फिर से होम पेज पर जाना है। तो यहाँ पर आपको होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम स्टेप 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन करना है। जो स्टूडेंट जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें ओनली इनकम सर्टिफिकेट का ही ऑथेंटिकेशन करना है और बाकी अदर जितनी भी कैटेगरी है OBC, ST, SC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना इनकम सर्टिफिकेट के साथ कास्ट सर्टिफिकेट का भी ऑथेंटिकेशन करना है। तो इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन करना है। जिस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन करना है उसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन करना है। स्टूडेंट इनकम सर्टिफिकेट अपनी फैमिली में से किसी भी मेंबर का लगा सकता है लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट अपना ही लगाना है अगर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या डालनी है, ये इनकम सर्टिफिकेट पर लिखी होगी और इसके बाद आय प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है, ये भी लिखा होगा इनकम सर्टिफिकेट पर और एक कैप्चा कोड होगा, उसे एंटर करना है और इसके बाद सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो नीचे इनकम सर्टिफिकेट की सभी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से है और फैमिली एनुअल इनकम कितनी है और इनकम सर्टिफिकेट की इशू डेट क्या है। आपको ये भी देख लेना है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो गया है। इनकम सर्टिफिकेट 3 साल तक ही वैलिड रहता है, अगर एक्सपायर हो गया है तो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक बार इनकम सर्टिफिकेट की सभी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है, इसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो हमारा इनकम सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं आधार ऑथेंटिकेशन पर। तो अब हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ पर प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका नेम होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो यही नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, अगर अलग होगा तो आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 3rd और 4th ऑप्शन में 2 बार आधार नंबर टाइप करना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर राइट
क्लिक करना है और इसके बाद कैप्चा कोड सामने एंटर करना है और इसके बाद वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। तो हमारा आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब हमें ओटीपी ऑथेंटिकेशन करना है। आपको आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए 3 चांस दिए गए हैं, जो कि हमारा एक कंप्लीट हो चुका है, और ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए भी आपको 3 चांस ही दिए गए हैं। अगर आप 3 बार से ज्यादा ट्राई कर देते हैं किसी भी स्टेप पर, तो आप अपना फॉर्म प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अगर आपका फ्रेश फॉर्म है तो आपको अपने फॉर्म को फिर से भरना पड़ेगा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब चलिए हम ओटीपी ऑथेंटिकेशन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा, तो यहाँ पर रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को एंटर करना है। तो जो ओटीपी आया था मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो इसके बाद वेरीफाई आधार बाय मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जांच के लिए आपको आवेदन पत्र प्रिंट करना है। आवेदन पत्र को प्रिंट कराकर आपको अपने कॉलेज में ले जाना है आवेदन पत्र को, और वहां पर चेक करवा लेना है कि आपके आवेदन पत्र में कोई गलती तो नहीं है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फाइनल लॉक करने से पहले करेक्शन कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा होगा प्रिंट दिस पेज, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसका इंस्टेंट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे पीडीएफ में सेव कर लीजिए। आप साइबर कैफे में जाकर इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो मेरे पास प्रिंटर नहीं है, तो चलिए मैं इसे पीडीएफ में सेव कर लेता हूं। तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आप पीडीएफ का कुछ भी नेम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप जहां भी इसे सेव करना चाहें इस पीडीएफ को वहां सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूं। तो मैंने इस फॉर्म को पीडीएफ में सेव कर लिया है। अब मैं इसका प्रिंट आउट निकलवा लूंगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए नहीं है, ओनली अपनी डिटेल को वेरीफाई कराने के लिए आपको ले जाना है। अगर कोई डिटेल गलत निकलती है तो आपको इसमें नोट कर लेना है, बाद में आप लॉगिन कर उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको होम पेज पर जाना है, तो बैक पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती निकलती है तो आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है और यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो भी डिटेल फिल करी होंगी सभी डिटेल आ जाएंगी। तो जहां पर भी आपकी गलती है वहां पर आप अपनी गलती में करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी पेज आपको मिल जाएंगे। तो जिस पेज पर गलती है उस पर अपनी गलती को सही करना है, और हर पेज पर आपको कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद सबमिट जरूर करना है। तो जैसे ही आप डिटेल सही करने के बाद सबमिट करते हैं तो ऊपर सक्सेसफुली अपडेटेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी डिटेल अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी डिटेल सही कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो चलिए अब चलते हैं हम होम पेज पर। तो अब हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल लॉक करना है। हमारा फॉर्म पूरी तरीके से सही है। तो फाइनल लॉक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर ओके पर क्लिक करना है। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल लॉक हो चुका है। तो अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आने में 3 दिन तक का टाइम लगेगा। 3 दिन तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। मैक्सिमम 3 डेज का टाइम लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट डे भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। तो जब भी आ जाए तो लास्ट ऑप्शन से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, अगर आपके पास प्रिंटर है। अगर प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ में सेव कर लेना। मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको पीडीएफ में सेव कैसे करना है। इस फॉर्म को आपको अपने कॉलेज में जरूर जमा करना है। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और इस फॉर्म के साथ आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो इस फॉर्म पर लिखे होंगे, सबसे नीचे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यूपी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी टाइम लगा है और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगी है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।